Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study air pollution. Now start the lecture and understand what is pollution. See, environment की important component जैसे air, water, soil and other component में undesirable एवं unwanted material का सब्सटेंसेस का या एनर्जी का एडिशन हो जाना जिससे या तो एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिग्रेड होती है या उस एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स राइट प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमंस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन कहा जाता है। राइट अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि आपको इन्वायरमेंट का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। राइट तो इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे एयर, राइट, वाटर एंड क्या हो जाएगा? सॉइल, और ये कंपोनेंट अर्थ पर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि इनमें कोई अनवांटेड, राइट, अनवांटेड, अब यहाँ पर अनवांटेड क्यों? क्योंकि जैसे अगर देखिए हमारे अर्थ सरफेस पर यदि फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज होता है तो उससे इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज होगी। वहीं अगर फॉरेस्ट रिड्यूस होंगे या फिर वाटर में या फिर एयर में या फिर सॉइल में कोई हार्मफुल केमिकल्स हैं, राइट, केमिकल्स हैं या फिर सब्सटेंसेस हैं, जैसे क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा, राइट, ये अगर ऐड होंगे या इनका एडिशन होगा तो वह एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट लगेगा। राइट दूसरा हमने कहा यहाँ पर अनडिजायरेबल, राइट, तो अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है कि देखिए हमारे एनवायरनमेंट में कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉल्यूटेंट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 in the atmosphere is 0.03% only. Right? If this is the concentration, then definitely CO2 plays an important role for the life supporting system in the earth. Right? But यदि CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो इस थ्रेशोल्ड लिमिट से क्या होता है? इंक्रीज होता है। राइट फॉर एन एग्जांपल, यदि हमारे अर्थ पर CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% हो जाए, राइट, तो डेफिनेटली इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्या होंगी? अराइज होंगी। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर अनडिजायरेबल, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस या कुछ केमिकल्स जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यदि उनकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है तो वो फॉर हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। राइट अब अगर इनका एडिशन होगा तो इससे क्या होगा? एक तो एनवायरनमेंट की क्वालिटी क्या होगी? डिग्रेड होगी। राइट डिग्रेड होने का तात्पर्य क्या है कि जैसे अगर सॉइल में, राइट, अगर सॉइल में प्लास्टिक है, पॉलीथीन है या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो है ऐड हो जाते हैं जिससे भले ही सॉइल क्या हो? टॉक्सिक ना हो, बट यदि सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है या प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है तो वह भी क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। राइट या जैसे एयर है, राइट, अब एयर में अगर कुछ ऐसे गैसेस आ जाती हैं जिससे रेस्पिरेशन में दिक्कत जाती है तो मतलब क्वालिटी क्या हो गई है? डिग्रेड हो गई है। या फिर वाटर में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसे सब्सटेंसेस जो है ऐड हो चुके हैं जिससे वह जो वाटर है वो एक्वाटिक एनिमल के लिए जो है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बचा है या एक्वाटिक एनिमल उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, तो या तो उनकी क्वालिटी, एनवायरनमेंट की क्वालिटी क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है, या फिर उस इन्वायरमेंट में रहने वाले जो ह्यूमंस हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन पर डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जैसे या तो ऑर्गेनिजम्स को या ह्यूमंस को क्या हो जाती है? हार्मफुल डिसीजेस हो जाती हैं, जैसे कैंसर है, राइट, कैंसर है, स्किन डिसीजेस हैं और अदर डिसीज हो जाएंगी। या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट भी हो सकता है, जैसे क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट या होल इन द ओजोन लेयर। राइट तो ये सब क्या होता है जो है पॉल्यूशन में आता है। यदि आप ये डेफिनेशन समझ गए तो पॉल्यूशन आपको A to Z समझ में आ जाएगा। राइट तो सिंपली हम पॉल्यूशन को कह सकते हैं, राइट, पॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ
अनडिजायरेबल मटेरियल एज वेल एज एनर्जी। अब एनर्जी हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब्सटेंसेस का एडिशन हो तब जाकर पॉल्यूशन होता है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में जैसे साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है या लाइट एनर्जी है, वह भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट से उसका भी एडिशन होता है, तो वह भी क्या होगा, जो है वह भी क्या होगा, पॉल्यूशन ही कहलाएगा, राइट। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, अनडिजायरेबल एनर्जी इनटू द एनवायरनमेंट that degrades the quality of environment, and this has negative impact on directly or indirectly on humans as well as other living organisms, right। या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस और एनर्जी दैट कॉज एडवर्स इम्पैक्ट इन द एनवायरनमेंट एंड लिविंग एंटिटीज इज नोन एज pollution, right। The examples or types of pollution are air pollution, noise pollution, water pollution and soil pollution. अब the pollution is the important and we can say that favorite topic of MPPSC, right। और यहाँ से प्रीलिम्स में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो MPPSC प्रीलिम्स हो, UPSC प्रीलिम्स हो या अदर स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पॉल्यूशन से हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और ये क्वेश्चन मेनली अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज तो व्हाट आर द रीजंस फॉर पॉल्यूशन, जैसे एयर पॉल्यूशन के रीजंस क्या होते हैं, वाटर पॉल्यूशन के क्या रीजन होते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है और उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। इन 3 टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम में फ्रेम होते हैं, राइट। तो हम जो है अपकमिंग लेक्चर में इस पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हम जो है एयर पॉल्यूशन को यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में और टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें जो जितने भी फैक्ट हैं वो MCQ के रूप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो वी विल बी एंड लेट्स स्टडी व्हाट इज पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होता है, देखिए A pollutant may be defined as physical, chemical or biological substance or energy released into the environment, right, which is directly or indirectly harmful to humans and other living organisms, right। तो चाहे वह फिजिकल सब्सटेंस हो, केमिकल सब्सटेंस हो या फिर बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो, यदि उसका एडिशन एनवायरनमेंट में हो रहा है और उसके एडिशन से उस एनवायरनमेंट में रहने वाले ह्यूमंस या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट या उनके लिए यह हार्मफुल होता है, तो दैट इज नोन एज पॉल्यूटेंट। फॉर एन एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, राइट, नाइट्रस ऑक्साइड, लेड, राइट, PV एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, और ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, राइट। अब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के आधार पर, राइट। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, देयर आर 2 टाइप्स। द फर्स्ट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंड इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब देखिए ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो एनवायरनमेंट में उस फॉर्म में परसिस्ट करते हैं जिस फॉर्म में उनका क्या होता है, एडिशन होता है, राइट। जैसे DDT है, तो ये अब DDT उसी फॉर्म में क्या होगा, परसिस्ट करेगा जो अभी है, राइट। 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर भी ये जो है उसी फॉर्म में ही एनवायरनमेंट में रहेगा, राइट। सो दोज पॉल्यूटेंट्स विच आर persistence in the form in which they are added to the environment, उनको ही प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, DDT एंड प्लास्टिक। नाउ जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं
राइट, इनके कंपैरिजन में जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से मिलकर ही फॉर्म होते हैं and therefore has more negative impact on the environment. So those pollutants which are formed by the interactions of the primary pollutants are known as secondary pollutants. For an example, smoke, PAN, right? Peroxyacetyl nitrate, ammonia, ozone, etc. Right? Now, pollution टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन के आधार पर पॉल्यूटेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? दो। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड बायो नॉन डिग्रेडेबल। अब यहाँ पर डिग्रेडेबल क्या होते हैं? देखिए, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि हमारे एनवायरनमेंट में जो है ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हम प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में और डीकम्पोजर में क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स दैट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए या स्टोर किए गए फूड को ही कंज्यूम करते हैं उनको ही कंज्यूमर्स कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्राइमरी या जो कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स के डेड बॉडीज हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर्स कहा जाता है। अब ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये जितने भी बायो प्रोडक्ट होते हैं या डेड बॉडीज ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, राइट, इनको क्या कर देते हैं या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। विच मीन्स दैट कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में क्या कर देते हैं? उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो जिसका कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है उसको ही बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको टोटली डिग्रेड कर देते हैं उन सबको क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। राइट, सो पोल्यूटेंट्स, राइट, pollutants that are broken down by microorganisms are known as biodegradable। या फिर pollutants that are degraded by microorganisms उनको ही क्या कहा जाता है? biodegradable कहा जाता है। राइट, and these are less dangerous for living organisms। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय के लिए तो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते हैं बट लॉन्ग पीरियड में ये बायोडिग्रेड हो जाते हैं और उससे सॉइल का न्यूट्रिशन या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? सीवेज हो जाएगा, डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाएगा। अब जो सीवेज है अगर ये डायरेक्टली इसको ह्यूमन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। बट जो सीवेज है अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में स्टोर किया जाए तो उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डोमेस्टिक वेस्ट को और सीवेज को जो है बायोडिग्रेड कर देते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? बायो नॉन डिग्रेडेबल। राइट, सो पॉल्यूटेंट्स दैट आर नॉन broken down totally by the microorganisms are known as bio non degradables। राइट, जैसे क्या हो जाएगा? प्लास्टिक है। अब अगर हम प्लास्टिक को थ्रो करते हैं तो सॉइल में पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लास्टिक को कभी भी बायोडिग्रेड नहीं कर पाएंगे और आफ्टर लॉन्ग पीरियड 100 ईयर्स के बाद में भी अगर आप देखें तो वो प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉइल में आपको उसी फॉर्म में मिलेंगे। राइट, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉल्यूटेंट्स दैट आर नॉट डिग्रेडेड और नॉट ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायो नॉन डिग्रेडेबल। राइट, और ये मोर क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होते रहते हैं और जब इनका एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है तो ये उस इकोसिस्टम में या उस एनवायरनमेंट में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इम्पेक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल प्लास्टिक है, डीडीटी है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है या क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी हो जाएगा। राइट, चलिए, इसीलिए अगर आप देख रहे हैं तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, राइट, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिया है कि जो वो बायो नॉन डिग्रेडेबल
आइटम्स हैं उनको सेपरेटली कलेक्ट किया जाएगा, राइट। उसमें से जो रिसाइकलेबल है उनको रिसाइकल किया जाएगा और बाकी को जो है अलग से डिस्पोज किया जाएगा। इसीलिए अगर हम देखें तो क्लीन इंडिया प्रोग्राम, राइट, क्लीन इंडिया प्रोग्राम या फिर जो स्वच्छ भारत मिशन है, तो स्वच्छ भारत मिशन या क्लीन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनमें जो जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसको ड्राई को और जो है सबको क्या किया जाता है, अलग अलग कलेक्ट किया जाता है। जैसे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, राइट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है और इनको इस जो पूरा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इसी ऑर्गेनिक वेस्ट से जो डिफरेंट गैसेस हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, राइट, या इससे जो कंपोस्ट है वो प्रिपेयर किया जाता है, राइट। वहीं जो मेटल्स हैं, मेटल्स को भी सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है ताकि उनको मेल्ट करके उनके फर्दर आइटम्स जो हैं बनाए जा सके, राइट। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है सेपरेटली डिस्पोज किया जाता है, राइट, और जो रिसाइकलेबल प्लास्टिक होता है उसको फर्दर कंपनीज को दे दिया जाता है जहां पर रिसाइकल करके अगेन जो प्लास्टिक के आइटम हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। जो पेपर है उनको सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है ताकि उनको फिर से या उन पेपर से फिर से न्यूज़पेपर प्रिंट किए जा सके, राइट। जो ग्लास है उसको अलग से कलेक्ट किया जाता है और ई वेस्ट, राइट, ई वेस्ट जो है वो हमारे वर्तमान गवर्नमेंट के लिए या ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मेटल्स भी होती हैं, प्लास्टिक भी होती हैं, राइट, साथ ही साथ हैवी मेटल्स भी होती हैं और अगर इनका सेफली डिस्पोज ना हो तो ये इन्वायरमेंट में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हैवी मेटल्स को भी रिलीज करते हैं, एज वेल एज प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये सब के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। अब जो पॉल्यूशन के इम्पैक्ट हैं उसको अगर हम देखें तो पॉल्यूशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखिए पॉल्यूशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं या पॉल्यूशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पर भी होता है। कैसे, आप यहाँ पर समझिए, राइट। यदि किसी पर्टिकुलर सिटी में पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा सो देयर वुड बी हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर वुड बी डिसीजेस, और अगर डिसीजेज हैं या डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं सो डेफिनेटली वहाँ के जो जितने भी पॉपुलेशन है उनकी इनकम का एक सोर्स किस पर, हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खर्च हो जाएगा। सेकेंड, उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, राइट, वो डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ द वर्किंग आवर्स उनके क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, राइट। सिंपली इफ वन इज अ हेल्दी पर्सन, तो हेल्दी पर्सन कॉन्स्टेंटली 8 to 10 आवर्स वर्क करता है तो उससे एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। वहीं अगर पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ डिग्रेड होगा तो एक तो हेल्थ इंप्रूव करने के लिए या डॉक्टर से जो विजिट होंगी उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है एक्सपेंडिचर होगा, तो इनकम का एक सोर्स जो हेल्थ पर उस पर खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, वर्किंग कैपेसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ द वर्किंग आवर्स भी रिड्यूस करने पड़ेंगे, राइट, और रिड्यूस करने पड़ेंगे तो इनकम क्या होगी, लो होगी। और इससे जो अगर हम देखें तो जो जीडीपी है या एक तरीके से जो प्रोडक्शन है वह भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यदि ओवरऑल या एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है तो उससे हमारी जीडीपी में ग्रोथ होने की बजाय जीडीपी क्या होगी, डिक्लाइन होगी, एंड दिस वुड हैव द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, right, this is the economic impact of the pollution. Second, इससे social impact भी होगा, right? social impact कैसे होगा, देखिए जो सोसाइटी है, राइट, सोसाइटी फॉर्म होती है ह्यूमन इंटरेक्शन से, राइट। जब ह्यूमंस कहीं पर भी ह्यूमंस में जो रिलेशंस होते हैं, चाहे फ्रेंडशिप हो, फैमिली रिलेशन हो, जो कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है, फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उससे सोसाइटी इवॉल्व होती है, यूनिटी जो है इम्प्रूव होती है, सोशल हार्मनी भी मेंटेन रहती है। बट अगर पोल्यूशन होगा तो लोग जो हैं पॉल्यूशन की वजह से एक दूसरे से जो है मिलना कम करेंगे, राइट। जैसे अभी कोरोना में हुआ था तो बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना, राइट,
लोगों ने एक दूसरे के घर पर जाना छोड़ दिया था, या सोशल गैदरिंग में इकट्ठे होना या सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना भी क्या कर दिया था, उसको छोड़ दिया था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन की वजह से भी जो हमारे सोसाइटी के डिफरेंट रिचुअल्स हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, फंक्शंस हैं, राइट, उनको जो प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सोशल हार्मनी है वह भी डिक्रीज होती है, साथ ही साथ हमारा कल्चर भी एक तरीके से नेगेटिव, कल्चर पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो जाएगा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। Understand Earth is the only planet in our solar system, right, जहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, राइट, which means हमारे अर्थ पर ही लाइफ जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। और अगर इन्वायरमेंट के जो जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो एयर है, चाहे वाटर है, राइट, चाहे सॉइल है, या अदर जो कंपोनेंट्स हैं लाइक क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, मानसून, राइट, विंड्स, ओशियन करेंट्स, अगर इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पॉल्यूशन का, और जो फिजिकल फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम अगर डिग्रेड होंगे या उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, सो अल्टीमेटली इससे अर्थ का जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, राइट, वो डिग्रेड होगा, और उसकी वजह से जो लाइफ सस्टेन कर पाती है, सरवाइव कर पाती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में, वो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेल्थ इंपैक्ट हो जाएगा, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, राइट। इफ द पॉल्यूशन इंक्रीजेज, देन वहां के जो जितने भी पीपल हैं उनको हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। फॉर एन एग्जांपल, नाउडेज राइट, मास्क आर बीइंग यूज्ड, राइट, मास्क, सैनिटाइजर्स, राइट, देन उसके बाद में हम सन स्ट्रोक से बचने के लिए, राइट, या फिर एक तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारे हाउसेस हैं, हाउसेस में साउंड एब्जॉर्बर सिस्टम इज बीइंग इंस्टॉल्ड, राइट, साथ ही साथ हमारे जो है एक तरीके से जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है भी कई प्रकार की क्या होती है, डेंजरस प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इससे हेल्थ पर एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और दूसरा हेल्थ पर एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट, और तीसरी चीज ये है कि इससे वर्किंग कैपेसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एक तरीके से अगर हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो उससे हमारे इकोनॉमिक कंडीशन पर भी क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। सो दीज आर द negative impacts of the pollution, or we can say that these are the effects or impacts of pollution, right. Now types of pollution की अगर हम चर्चा करें तो air pollution, water pollution, soil pollution, radioactive pollution, then क्या हो जाएगा, noise pollution, and in this lecture we will study especially air pollution, right. So now what is air pollution? Simply हमारे एटमॉस्फेयर में हार्मफुल कंटामिनेंट्स का, चाहे वो केमिकल गैसेज हो, टॉक्सिक गैसेज हो, या बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हो, राइट, जिससे हमारी जो एयर की क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाती है, या फिर जो कंडीशन है वो क्वाइट डेट्रीमेंटल हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं या ह्यूमंस हैं उनके हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसको ही क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं, राइट। सो एयर पॉल्यूशन रिफर्स टू रिलीज ऑफ हार्मफुल कंटामिनेंट्स लाइक केमिकल्स, टॉक्सिक गैसेस, पार्टिकुलेट्स, biological molecules into the Earth's atmosphere, and these contaminants are quite detrimental and in some cases pose serious health issues, राइट। या अदर वर्ड में अगर हम देखें तो वही हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, एयर पॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड कंटामिनेंट्स इनटू द एयर एज अ रिजल्ट ऑफ human activities which is directly or indirectly harmful to humans as well as other living organisms, right। अब जो एयर पॉल्यूशन है उसके अगर हम कॉजेज के देखें तो वो कॉजेज क्या है, ये सीधा सीधा यहाँ पर MCQ जो है वो फॉर्म हो सकता है, राइट। सो सम कॉजेज, राइट, सम कॉजेज दैट कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन आर, द फर्स्ट इज
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, राइट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से एयर पॉल्यूशन होता है, तो ये अगर हम देखें तो डोमेस्टिक लेवल पर भी होता है, स्टेट लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, राइट। कैसे अगर हम देखें तो डोमेस्टिक लेवल पर अगर हम देखें तो जो वुड है, फायर वुड है, तो आज भी रूरल एरिया में टू कुक द फूड, राइट, टू कुक द फूड जो या तो काउ डोंग है, राइट, या वुड्स है, तो टू कुक द फूड काउ डोंग और वुड्स आर यूज्ड, और उसकी बर्निंग की वजह से भी क्या होता है, हार्मफुल स्मोक जो है हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। फिर अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्रीज हैं, राइट, इंडस्ट्रीज में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोल का यूज किया जाता है, उससे भी क्या होता है, हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं। और अगर हम देखें तो नेशनल लेवल पर जो व्हीकल्स हैं, राइट, चाहे हमारा स्टेट हो तो थ्रू आउट द इंडिया, राइट, टू व्हीलर फोर व्हीलर जो व्हीकल्स हैं उनका यूज किया जाता है, जिनमें से हार्मफुल गैसेस क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। और इंडिया जो है, इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, वी हैव थर्मल प्लांट्स, राइट, सो टू फुलफिल द एनर्जी डिमांड, राइट, या टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, जो थर्मल प्लांट्स हैं उनमें कोल का ही यूज किया जाता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो फॉसिल फ्यूल्स है, और फॉसिल फ्यूल में वुड, राइट, वुड, कोल, राइट, और काउडोंग, ये सब जो है फॉसिल फ्यूल में आ जाते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनिंग ऑपरेशंस हो जाएगा, तो जब माइनिंग होती है तो उसमें भी जो हार्मफुल गैसेज हैं वो रिलीज होती हैं, राइट। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट गैसेज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज एज वेल एज व्हीकल्स, तो जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज हों चाहे व्हीकल्स हों, उनसे भी हार्मफुल जो गैस हैं वो रिलीज होती हैं। एंड these points are responsible for air pollution. Now अब एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ओवरऑल इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एयर पॉल्यूशन है, अब यहाँ से भी जो है एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इनमें से कोई भी एक फैक्ट, राइट। तो व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन? द फर्स्ट इज increased risk of respiratory illness and cardiovascular problems. देखिए, अगर हम contaminated air को consume करेंगे या if we inhale the contaminated air, तो उसमें जो harmful pollutants हैं वो हमारे respiratory tract में क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और उसकी वजह से हमारी जो lungs हैं, lungs इससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए, या फिर जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, राइट, वो क्रिएट होगी, साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी अराइज होंगी। सो द फर्स्ट इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। सेकेंड, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्किन डिसीजेस, राइट, तो जो कंटामिनेटेड एयर है जब वो हमारी स्किन के कॉन्टेक्ट में आती है तो हमारी स्किन को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। थर्ड, मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। फोर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। अब देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 का कंसंट्रेशन है दैट शुड बी 0.03%, राइट, एंड इफ द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज तो उससे जो अर्थ रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंच पाता है, राइट। मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपली क्या है कि जो CO2 है, राइट, CO2 वर्क्स एज द ब्लैंकेट फॉर द अर्थ। हमारी जो अर्थ है वो कूल नहीं हो पाती, उसका रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। सपोज दैट दिस इज द लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 0.03 इन आवर एनवायरनमेंट, राइट। अब ये जो हमारा जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को टोटली ये जो एटमॉस्फेयर में क्या करता है, जाने से रोकता है। इस वजह से हमारी अर्थ जो है वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट से कूल नहीं हो पाती है। अब अगर ये जो है कंसंट्रेशन ये इंक्रीज होगा तो ये जो लेयर है ये क्या हो गई, और भी वाइड होती जाएगी, और एक तरीके से जो हमारी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं ये पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर से क्या होंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, जिससे अर्थ
का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता ही जाएगा, राइट। तो एटमॉस्फेयर जो अगर हम देखें तो जो एयर पॉल्यूशन है, दिस इज द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, राइट। या इसी को तरीके से अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी एयर पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जो एयर पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, राइट। साथ ही साथ अगर हमारे इन्वायरमेंट में CFC गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो वह ओजोन डिप्लीशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, विच अगेन अगर ओजोन में डिप्लीशन होगा तो हमारे हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, राइट। साथ ही साथ यदि हमारे इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेस रहेंगी तो वो वाटर से केमिकल रिएक्शन करके, राइट, एसिड, राइट, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के रूप में जो है हमारी अर्थ पर वापस आती हैं, उसको एसिड रेन कहते हैं। या फिर जो वाइल्ड लाइफ है वो उस पर क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, राइट। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये अगेन एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। तो different types of air pollution, the first is gaseous air pollution और second क्या हो जाएगा, particulate pollutants। अब gaseous air pollutant का मतलब क्या हुआ, यदि हमारे एटमॉस्फेयर में किसी गैस की या तो एडिशन होता है या फिर किसी पर्टिकुलर गैस की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गैसियस एयर पॉल्यूशन कहते हैं। और अगर इन्वायरमेंट में या स्पेशली एटमॉस्फेयर में गैसेस, इन द प्लेस ऑफ गैसेस स्मॉल पार्टिकल्स आर एडेड, सो if there is the addition of solid particles then this is known as particulate pollutants, right। अब जो gaseous pollutant है, right, we can classify the gaseous pollutant, right, in प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। अभी मैंने बताया था कि ऐसे पॉल्यूटेंट जो हमारे एनवायरनमेंट में उस फॉर्म में परसिस्टेंस करते हैं जिस फॉर्म में वो ऐड होते हैं, एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, राइट, SO2 एक्सेट्रा। सेकेंडरी क्या होते हैं, दोज पॉल्यूटेंट्स विच are formed by the interactions of primary pollutants are known as secondary air pollutant। For an example, ozone और smog, और जो ओजोन एंड स्मोक है, राइट, ये हमारे हेल्थ पर जो है नेगेटिव थ्रेट इंपोज करते हैं, साथ ही साथ नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड स्मॉल पार्टिकल्स। अब देखिए पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं। सो if small solid particles are suspended in air तो उसको ही क्या कहा जाता है, particulate pollutants कहा जाता है। और in other words we can say that particulate pollutants are matter suspended in air such as dust and क्या हो जाएगा यहाँ पर, salt हो जाएगा। और इनका जो साइज है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। the size ranges from 0.001 to 500 माइक्रोमीटर्स, राइट, क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है। और ये इतना छोटा साइज होता है कि ये इजीली, राइट, कार्बन का जो हमारे व्हेन वी इनहेल, तो जब हम इनहेल करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एयर के साथ हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस में इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। तो देयर साइजेस रेंजेस फ्रॉम 0.001 to 500 माइक्रोमीटर्स। और पार्टिकल्स लेस देन 10 माइक्रोमीटर फ्लोट एंड मूव फ्रीली, राइट। तो अगर जो लार्ज पार्टिकल होगा, अब जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का साइज 10 माइक्रोमीटर से क्या है, अधिक होता है, राइट, तो वो क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। मतलब वो एयर में रहेगा बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो सेटल डाउन डस्ट के रूप में जो है सेटल डाउन हो जाएगा, अर्थात वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है नहीं पहुंच पाएगा। बट जो पार्टिकल्स दैट आर लेस देन 10 माइक्रोमीटर वो फ्रीली क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, और इनको ही क्या कहते हैं, PM10 पार्टिकल्स, राइट। और अगर किसी पार्टिकल का साइज
जो है 2.5 से भी कम होता है, राइट। पार्टिकल्स लेस देन साइज 2.5 माइक्रोमीटर, उनको ही क्या कहा जाता है, PM 2.5 कहा जाता है। तो जो पार्टिकल जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर होता है, जिनको PM 2.5 कहते हैं, ये ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये इजीली, राइट, दिस PM 2.5 या ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा होता है, इजीली ये थ्रू एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं, फिर हमारे लंग्स को या हमारी जो पूरी रेस्पिरेटरी मेथड है उसको क्या करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, राइट। और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एरोसॉल्स में, तो 0.02 माइक्रोमीटर के जो हैं पार्टिकल्स जो हैं परसिस्ट करते हैं, राइट। और जो PM 2.5 पार्टिकल्स हैं can be inhaled deep into the lungs and can cause breathing as well as respiratory symptoms। इसीलिए अगर आप देखें तो वर्तमान समय में इन जो सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं, वहाँ पर PM पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स, तो कॉमन जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम 1 बाय 1 यहाँ पर स्टडी करेंगे। हो सकता है यहाँ से जो है कोई भी MCQs बन सकता है। तो कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स आर, द फर्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इससे वेरियस क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में बन सकते हैं, एंड स्पेशली व्हाट आई हैव डन, I have collected all the important facts regarding carbon monoxide so that carbon monoxide as a pollutant से अगर कोई भी क्वेश्चन फॉर्म होता है so you would be answer in the examination, right। So carbon monoxide is major contributor to air pollution, right। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो जहां पर भी, राइट, कंबूशन होता है और इनकम्प्लीट कंबूशन होता है वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज जो है डेफिनेटली ही होता है, राइट। तो फर्स्ट आपको यही याद रखना है, विच इज द मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर एयर पॉल्यूटेंट। तो ये MPPSC प्रीलिम्स में MCQs के रूप में जो है पूछा जा सकता है। तो योर आंसर वुड बी कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन। Carbon monoxide is released by vehicles, industries as well as in the form of cigarette smoke। और जब कभी भी जो फॉसिल फ्यूल है उसका इम्प्लीट क्या होता है, कंबूशन होता है, राइट। तो CO is formed by implete combustion of fossil fuel, for example petrol, diesel, coal as well as woods। तो उनके इनकम्प्लीट कंबूशन से ही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है, राइट। और साथ ही साथ ये जो स्मोक होता है, राइट, जब कभी भी जो फायर प्लेसेस होते हैं जिनको अंगीठी हिंदी में कहा जाता है, तो आल्सो जो CO है, CO इज रिलीज्ड एज द स्मोक ऑफ फायर प्लेसेस। देयरफॉर किसी क्लोज्ड रूम में फायर को या जो फायर प्लेसेस होते हैं या जिसको हम कहते हैं अंगीठी, उसको ऑन करके या एक तरीके से जलाकर जो है नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह क्या होती है, स्लीपी गैस होती है, विच मीन्स दैट व्हेन यू वुड इनहेल द CO कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपको नींद आएगी। और अगर आप किसी कमरे में यू आर स्लीपिंग इन अ रूम और वहाँ पर कोई फायर प्लेस भी है तो वो कॉन्स्टेंटली CO को क्या करेगा, रिलीज करेगा। For that matter, the concentration of CO would increase in that room। और जब एक तो इसके आने से आपको नींद जो है आएगी, so you would be in sleep, and second thing is that कि ये जो CO है ये हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती है, राइट। वी इनहेल द एयर, राइट, और ये जो एयर है कहाँ पर जाती है, लंग्स में जाती है। हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन होती है उससे हीमोग्लोबिन क्या करता है, रिएक्शन करता है, राइट।
तो Hb+ का O2 और ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड, और इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड, इस जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन या Hb+O2 को जो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है और ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। क्लियर? बट अगर हमारे लंग्स में O2 के साथ साथ क्या होगी, CO भी होगी। तो चूंकि जो CO है, राइट, इसकी बाउंडिंग जो कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन से बहुत ही क्या होती है, ज्यादा होती है, राइट, 100 टाइम्स। तो यदि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर HbCO कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक स्टेबल जो है कंपाउंड बनाता है। और जब ये कंपाउंड हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इसका सर्कुलेशन होगा, सो डेफिनेटली जो ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट, और हो सकता है इस वजह से क्या हो जाए, डेथ भी हो जाए, राइट। देयरफॉर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस इज द डेंजरस गैस, राइट। आल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि अगर कहीं पर भी, राइट, किसी बिल्डिंग में या किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आग लगी होती है, राइट, तो हमको वहां पर घबराना नहीं चाहिए, राइट। व्हाई? बिकॉज इफ यू पैनिक, अगर आप पैनिक हुए तो आपकी रेस्पिरेशन जो है इंक्रीज हो जाएगी और आप जल्दी जल्दी जो है इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, और जब आप जो है इन शॉर्ट ऑफ टाइम इनहेल करेंगे तो देयर आर हाई चांसेस दैट कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड को भी क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लें। एंड वंस यू हैव इनहेल्ड द कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर आपकी बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बन गया और अगर आप बेहोश हो गए तो आपकी डेथ वहां पर हो ही जाएगी। देयरफॉर पैनिक नहीं होना चाहिए। भले ही आपकी बॉडी में कहीं पर भी आग लगती तो वो चलेगा, बट अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आप बेहोश हुए तो आपकी जान जाना बिल्कुल क्या है, तय है। देयरफॉर हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सी कार्बन डाइऑक्साइड, so if the concentration of carbon dioxide in our atmosphere is 0.03%, then this is not behaves like a pollutant। बट यदि इस थ्रेशोल्ड लिमिट से यदि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, देन दिस इज नोन एज द पॉल्यूटेंट, राइट। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज होता है, 0.03%। एंड अगर इसका कंसंट्रेशन ये है तो दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इन अर्थ। व्हाई? बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, बिकॉज this carbon dioxide is essential for plants for photosynthesis, right? But if this is released, but if the concentration इसका increase होता है तो ये फिर pollutant के रूप में जो है behave करती है, right? और इसका रिलीज किससे होता है? So this is also released by vehicles, industries, right? This is released by industries, vehicles, right? etc etc। और जो CO2 गैस है, द रिलीज्ड बाय व्हीकल्स एज CO2 गैस इज फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, कोयला हो, उनके इनकम्प्लीट कंबशन है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, रिलीज होती है। आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने अभी आपको बताया था, राइट, यदि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज द मोस्ट टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट गैस।
तो ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, टॉक्सिक होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज द मोस्ट टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट। इफ दिस इज आस्क्ड एज MCQ देन यू मस्ट कम टू नो इट। सो which is major contributor? So carbon monoxide is the major contributor to air pollution, right? And sulfur dioxide is the most toxic air pollutant gas. This is also released by vehicles as SO2, right? SO2 gas is formed by the incomplete combustion of hydrocarbons, right? इसके साथ ही जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी क्या होती है, रिलीज होती है। दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, क्योंकि अगर जो SO2 है इसका कंसंट्रेशन हमारे इन्वायरमेंट में है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ में अर्थात H2O के साथ में मिलकर क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, राइट? एंड H2SO4 आ एसिड। और जब ये H2SO4 रेन ड्रॉप्स के साथ में अर्थ पर आता है देन दिस इज नोन एज एसिड रेन। एंड दिस एसिड रेन और दिस सल्फर डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इचिंग टू आवर स्किन, आईज एज वेल एज नोज एंड थ्रोट। तो इससे इचिंग होती है, राइट? स्किन में, आईज में, नोज में एंड थ्रोट में। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट? नाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये है क्या, तो दरअसल ये कंपाउंड्स हैं किसके, क्लोरो मतलब क्लोरीन के, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन के, फिर कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के। तो CFC आर द कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन, और इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, राइट? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। तो इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज जो है वो AC में या फ्रिज में कूलेंट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, कूलेंट के रूप में किया जाता है, साथ ही साथ जेट इंजन में किया जाता है। तो CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड एज कूलेंट इन AC फ्रिज एज वेल एज ये कहां से, जेट इंजन से इनका यूज किया जाता है। इसीलिए this chlorofluorocarbon is released by AC fridge और जेट इंजन, इनको फ्रीऑन भी कहते हैं, राइट? और ये जो है स्पेशली जाने जाते हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन का पार्टिकल होता है, राइट? ये 1 पार्टिकल ऑफ क्लोरीन जो है 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ जो ओजोन है उनको क्या कर देता है, डिप्लीट कर देता है। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ CFC वुड इंक्रीज देन डेफिनेटली उससे ओजोन डिप्लीशन क्या होगा, बहुत तेज हो जाएगा। एंड अगेन ओजोन डिप्लीशन इज अ मेजर एनवायरमेंटल थ्रेट। ऑल्सो ये CFCs जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, राइट? और अगर आप देखते हैं तो वर्तमान समय में जहाँ पर जो मेगा सिटीज़ हैं वहाँ पर AC का फ्रिज का जो है वाइड यूज़ किया जाता है। इसीलिए CFC के रिलीज की वजह से ही जो है ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है? अब जो CFCs हैं, राइट, वो एरोसॉल जो केन्स है, राइट, जो आप एक तरीके से अगर बॉडी स्प्रे की बात करते हैं तो जो एरोसॉल केन्स होती है उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेटर एमिशंस में, एयर कंडीशनर्स एमिशंस में, इन सब से ही CFC क्या होती है, रिलीज होती है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फ्लाई एश। अब फ्लाई एश किससे इजेक्ट होती है, थर्मल पावर प्लांट से, राइट? तो फ्लाई एश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एज वेल एज सॉइल पॉल्यूशन, क्योंकि जो फ्लाई एश है ये कहाँ से रिलीज होती है, थर्मल प्लांट से, राइट? सो फ्लाई एश इज इजेक्टेड मोस्टली बाय थर्मल पावर प्लांट्स एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल बर्निंग ऑपरेशंस। तो कोल बर्निंग की वजह से ही जो फ्लाई एश है वो क्या होती है, रिलीज होती है। अगर ये
एयर में होती तो ये एयर को कंटामिनेट करती है, राइट। अगर ये फ्लाई ऐश जो है वाटर में क्या हो जाती है, फॉल हो जाती तो वाटर को, या फिर ये अर्थ पर अगर आ जाती है सरफेस पर तो ये सॉइल को क्या करती है, पॉल्यूट करती है, बिकॉज इट कैरी हैवी मेटल पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज, राइट। और इसकी वजह से क्रॉप्स क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं, राइट। वेजिटेशन क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो क्रॉप्स है या वेजिटेशन है उन पर इसका क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ओजोन O3। अब मैं आपको बता दूं कि आप सरप्राइज हो रहे होंगे क्योंकि ओजोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस, क्योंकि ये जो है हमको अल्ट्रावायलेट रेस से या यूवी रेस से, जो हार्मफुल यूवी रेस से, उनसे क्या करती है, हमको जो है सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो देखिए अगर मैं ये बताऊं, ये हमारी अर्थ हो जाएगी, अर्थ के बाद में ये स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगी, राइट। देन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोपोस्फीयर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो टोपोस्फीयर है इसमें ये क्या है, जो है ओजोन गैस की जो है लेयर पाई जाती है। किसकी, ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। तो जब ये टोपोस्फीयर में होती है, राइट, और स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, तो ये हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो जो ओजोन है, ओजोन नेचुरली अकर्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन। बट जब ये ग्राउंड लेवल पर होती है तो ये क्या होती है, हार्मफुल होती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस, साथ ही साथ ये डिफरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट भी रखती है और ये क्या होती है, टॉक्सिक होती है, राइट। सो ओजोन गैस, when the ozone gas is present in stratosphere in the form of ozone layer, then this is useful for humans as well as living organisms because this absorbs the harmful ultraviolet rays. But जब ये ग्राउंड लेवल पर होती है और स्पेशली ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये O2 को किस में कन्वर्ट करते हैं, O3 में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्ले अ मेजर रोल इन कन्वर्टिंग O2 टू O3। ये किसको, O2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, O3 में। एंड दिस ग्राउंड लेवल ओजोन इज वेरी हार्मफुल, इसके टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, साथ ही साथ ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, राइट। तो जो व्हीकल्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं आर द मेजर सोर्सेज ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। ये हमारी आइस को क्या करती है, इची करती है और वाटरी करती है। सो ओजोन मेक्स आवर आइस इची एज वाटरी। आल्सो इट लोअर्स आवर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड न्यूमोनिया। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पर नैनो पार्टिकल्स, राइट, नैनो पार्टिकल्स। अब देखिए वर्तमान समय में पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, उनकी डिमांड को मीट करने के लिए जो माइक्रो प्रोडक्ट्स हैं उनको फोकस किया गया था कुछ डिकेड पहले। बट नाउ डेज नैनो जो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी इज बीइंग प्रेफर्ड एंड नैनो पार्टिकल या एक तरीके से नैनो प्रोडक्ट, नैनो टेक्नोलॉजी इज बीइंग प्रेफर्ड एंड नैनो पार्टिकल्स आर या नैनो प्रोडक्ट्स आर बीइंग यूज्ड बाय दिस जनरेशन। और इसी वजह से जब ये नैनो प्रोडक्ट्स होते हैं और उन नैनो प्रोडक्ट्स से जो नैनो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, राइट। अब देखिए नैनो पार्टिकल सबसे पहले होते क्या, सो दीज आर द पार्टिकल्स विद डायमेंशंस कंपेरेबल टू, राइट, 1 डिवाइडेड बाय 100 करोड़। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसका साइज कितना है, यदि हम 1 को डिवाइड करें किससे, 1000 करोड़ से, राइट। सो 1 को डिवाइड किया जाए 1000 से, उतने स्मॉल साइज का जो पार्टिकल होता है उसको ही क्या कहते हैं, नैनो पार्टिकल। सो इफ 1 इज डिवाइडेड बाय 1000 करोड़ देन दिस साइज ऑफ पार्टिकल वुड बी नोन एज नैनो पार्टिकल, राइट। और ये कहां से रिलीज होता है, राइट। सो मेजर जो नेचुरल प्रोसेस हैं, द मेजर नेचुरल प्रोसेसेस दैट रिलीज नैनो पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर आर फायर, फॉरेस्ट फायर्स। तो फॉरेस्ट में जो फायर्स होती हैं या वॉल्केनिक इरप्शंस होता है या वेदरिंग होती है, डस्ट स्टॉर्म्स
ऑफ जो डेजर्ट्स होते हैं उनकी वजह से नैनो पार्टिकल्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, राइट। बट जो मैन मेड नैनो पार्टिकल्स हैं, राइट, ये वेरियस इंडस्ट्रीज से और जो मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं उनसे ही क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिवली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। NPs या नैनो पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन, तो डस्ट की क्लाउड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। एनवायरमेंटल हाइड्रोक्सिल रेडिकल कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है, साथ ही साथ स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज होता है। इस तरीके से नैनो पार्टिकल्स आल्सो पोज थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। ये कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं जो कि इजीली क्या होते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, राइट। तो ये यहाँ पर माइनस नहीं है, राइट। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ कार्बन बेस्ड chemicals that easily evaporate at room temperature. For an example, formaldehyde, which evaporate from point, has a boiling point of only 19 degree centigrade, or this causes irritation to eyes and nose and allergies, right. तो जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका यूज किस में किया जाता है, फ्रेशनर्स, एयर फ्रेशनर्स में कहा जाता है, माउथ रिपेलेंट्स में किया जाता है, राइट, वुड प्रिजर्वेटिव्स में किया जाता है, अदर प्रोडक्ट्स में किया जाता है, ग्लूस में किया जाता है, फर्नीचर पॉलिश में किया जाता है, हेयर स्प्रेस में या परफ्यूम्स में। तो जो परफ्यूम्स में, हेयर स्प्रेस में जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ही हम स्प्रे का या हेयर स्प्रे का, परफ्यूम का यूज़ करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पर एवापोरेट हो जाते हैं, और एवापोरेट होकर यदि ये पार्टिकल्स हमारे स्किन में या नोज में चले जाते हैं या आइस में चले जाते हैं तो उनको उनमें इरिटेशन करते हैं, राइट। तो जो इंडोर सोर्सेज ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या है, परफ्यूम्स, हेयर स्प्रेस, फर्नीचर पॉलिश, ग्लूस, एयर फ्रेशनर्स, राइट, मोथ रिपेलेंट्स, राइट, जैसे क्या हो जाएगा, गुड नाइट हो जाएगा, राइट, वुड प्रिजर्वेटिव्स हो जाएगा एंड अदर प्रोडक्ट्स, राइट। और इसकी वजह से एक तो क्या होता है कि जब ये हमारे आइज में, नोज में जाते हैं तो हमें एलर्जी करते हैं, साथ ही साथ इरिटेशन ऑफ आइज, नोज, थ्रोट, हेडेक्स, नोसिया एंड लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन, और इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होते हैं, जैसे सस्पेक्टेड टू डैमेज द लीवर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसीलिए हमारे घर में, राइट, स्पेशली जो क्लोज्ड रूम होता है उसमें इन स्प्रे का, हेयर स्प्रेस का, परफ्यूम्स का, फर्नीचर पॉलिश का जो है यूज हमको उतना करना चाहिए जितना मच रिक्वायर्ड है, राइट। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिनको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है, राइट, या नाइट्रोजन ऑक्साइड है या NOx, ये जनरल टर्म होती है किसके लिए, नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स के लिए, राइट। सो NOx इज अ जेनरिक टर्म, NOx इज अ जेनरिक टर्म ऑफ द वेरियस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग combustion, right, and these nitrogen oxides are produced mainly in the internal combustion engines and coal burning power plants। तो जो coal burning power plants होते हैं या जहाँ पर internal combustion होता है वहाँ पर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और उसके माध्यम से ही क्या होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। These nitrogen oxides are believed to be aggregate asthmatic conditions and create respiratory health issues। तो ये एस्थमा की जो कंडीशन है उसको और ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं और रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज के लिए जाने जाते हैं, राइट। और वर्तमान समय में जो बायोडीजल है, राइट, बायोडीजल जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए
इंपॉर्टेंट थ्रेट भी हैं. सो द रिडक्शन ऑफ NaOH emission इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल चैलेंजेस फेसिंग बायोडीजल. ठीक है. और साथ ही साथ जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं फॉर्म स्मॉग एंड एसिड रेन. राइट. और एसिड रेन के बारे में हम समझ चुके हैं. स्मोक के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि स्मोक को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. राइट. और कैसे फॉर्म होता है, तो व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका यूज स्प्रे में परफ्यूम्स में किया जाता है रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोक. राइट. विच इज डेंजरस हेल्थ प्रॉब्लम. चलिए अब अगर हम यहाँ पर स्मोक को समझें तो स्मोक से भी जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज स्मोक. सी स्मोक जो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक क्या हो जाएगा स्मोक प्लस का क्या हो जाएगा फॉग इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्मोक हो जाएगा. तो जब फॉग होता है तो उसमें वाटर की क्या होती है स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं और इन वाटर ड्रॉपलेट्स में अगर स्मोक भी एंटर कर जाता है तो उससे क्या बनता है स्मॉग बनता है. राइट. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि स्मॉग इज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एमिशंस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज विद सनलाइट एंड एटमॉस्फेयर. राइट. तो ये स्मॉग बनता कैसा है, तो स्मॉग इज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा विथ सनलाइट एंड एटमॉस्फेयर. राइट. और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए वाटर ड्रॉपलेट या फॉग भी होना चाहिए. राइट. जब स्मोग को इनहेल किया जाता है तो इट में काज हार्मफुल इफेक्ट्स. राइट. जैसे स्मोग को इनहेल करने से कफिंग एंड वीजिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन इन आइज एंड क्या हो जाएगा थ्रोट, रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ डिसीज. राइट. रिस्क ऑफ सीरियस लंग डिसीज, डेंजरस फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम अस्थमा एंड स्मोक कैन किल द प्लांट्स. राइट. इसलिए अगर आपने देखा होगा तो दिल्ली में जो स्मोग बनता है राइट विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर स्टूडेंट्स. इसीलिए कई बार स्कूल को भी बंद करना पड़ता है. राइट. अब जो स्मोक्स की टाइप है ये कई बार एग्जाम्स में MCQs के रूप में जो है पूछे गए. सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्मोक. द फर्स्ट इज क्लासिकल स्मोक और सेकंड कहा जाता है फोटोकेमिकल स्मोक और जिसको लॉस एंजल्स स्मोक भी कहा जाता है और जो क्लासिकल स्मोक है उसको लंदन स्मोक भी कहा जाता है. राइट. तो फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लासिकल स्मोक. राइट. क्लासिकल स्मोग और लंदन स्मोग. राइट. तो क्लासिकल स्मोग और लंदन स्मोग या जिसको हम सल्फर स्मोग भी कहते हैं. रिमेंबर क्लासिकल स्मोग या लंदन स्मोग या सल्फर स्मोग बात एक ही है. ये कैसे फॉर्म होता है तो सीधी सी बात है. देखिए ये सल्फर किसकी वजह से प्रेजेंस, तो सल्फर डाइऑक्साइड राइट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड क्या हो जाएगी वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगी तो ये H2SO4 वेपूर बनाती हैं और इसको ही क्या कहते हैं हम यहाँ पर सल्फर स्मोक कहते हैं. तो सिंपली क्या है कि देखो यदि क्या हो फॉग हो, इफ देयर इज अ फॉग इन अ पर्टिकुलर रीजन और वहां पर अगर एयर पोल्यूशन होता है और स्पेशली उसमें सल्फर के ऑक्साइड होते हैं तो द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिएक्ट विथ water droplets to form H2SO4 vapor and H2SO4 vapor जब बनता है तो ये एसिडिक हो जाता है और इसको ही सल्फर स्मॉग कहते हैं. एक्चुअली इट वाज फर्स्ट सीन इन लंदन, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज लंदन स्मॉग एंड दिस इज नोन एज क्लासिकल स्मॉग. नाउ सेकेंड विच इज मोस्ट डेंजरस दैट इज फोटोकेमिकल स्मॉग और लॉस एंजल्स स्मॉग. सी अब ये किससे फॉर्म होता है तो देखिए व्हेन ग्राउंड वाटर ओजोन डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वपूर फॉर्म ब्राउनिश क्लाउड या जो एक तरीके से अगर हम देखें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो जब ग्राउंड लेवल ओजोन डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वपूर फॉर्म ब्राउनिश क्लाउड तो उसको ही क्या कहा जाता है फोटोकेमिकल स्मोक कहा जाता है. तो when
the ground level ozone in the presence of sunlight reacts with water vapor and dust particle that forms brownish cloud, जिसको ही photochemical smoke कहा जाता है. Actually it was seen in Los Angeles firstly, therefore it is also known as Los Angeles smoke. और ये किसके लिए? स्किन प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, whereas the classical smoke is responsible for respiratory problems. So these are the types of smog. और ये MPPSC प्रीलिम्स में MCQs में पूछे जा सकते हैं. कितने टाइप का स्मोक होता है, लंदन स्मोक क्या होता है, लॉस एंजल्स स्मोक क्या होता है, एक्सेट्रा. नाउ वी विल स्टडी हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. अब देखिए एयर पॉल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, उनको हमने कॉमन तरीके से पहले ही पढ़ लिया है. बट नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट, डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. राइट, फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर एम्फीसीमा. राइट, एम्फीसीमा क्या होता है? एम्फीसीमा होता है बिकॉज ऑफ सिगरेट. राइट, सो बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोक, ये जो एल्यूवोली है विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, ये इसमें इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको एम्फीसीमा कहा जाता है. और ये सिगरेट स्मोकिंग जो सिगरेट है उसकी वजह से होती है. राइट, तो पहली यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? एम्फीसीमा. राइट, सो एम्फीसीमा इज बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ इसमें सिगरेट स्मोक. राइट, तो एम्फीसीमा इज बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोक. और जो सिगरेट स्मोक है उसकी वजह से ही जो एल्यूवोली है ऑफ द लंग्स वो इफेक्ट होती हैं. सेकेंड क्या हो जाएगा? ब्लैक लंग हो जाएगा. ये डिसीज किन को होती है? जो कोल ब्लॉक्स में कार्य करते हैं. राइट, द वर्कर्स हु इज वर्किंग इन अ कोल माइन. राइट, उनकी रेस्पिरेशन में जब कोल डस्ट जो है एंटर कर जाती है तो उनकी जो लंग होते हैं, राइट, उनका लंग क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लैक टंग डिसीजेस. सो दोज हु वर्क इन कोल माइंस, यदि उनकी रेस्पिरेशन में जो है कोल पार्टिकल्स या कोल डस्ट इंटर कर जाती है तो उनके जो लंग्स हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं. देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज ब्लैक लंग डिसीज, जो कि लंग्स को नेगेटिव इम्फेक्ट करती है. देन थर्ड क्या हो जाएगा? न्यूमोनकोसिस. राइट, न्यूमोनकोसिस इज आल्सो लंग डिसीज ड्यू टू डस्ट. राइट, ये किसकी वजह से होती है? डस्ट की वजह से होती है. तो न्यूमोनकोसिस जो है ये डस्ट की वजह से होती है. राइट, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर? विसिनोसिस. अब जो विसिनोसिस है इसको ब्राउन लंग डिसीज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्राउन लंग डिसीज. ब्राउन लंग डिसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि दोज हु वर्क इन द कॉटन मिल, राइट, तो जो कॉटन मिल में वर्क करते हैं उनकी रेस्पिरेशन में कॉटन डस्ट जो है एंटर हो जाती है, जिससे उनके जो लंग्स हैं वो ब्राउन कलर के दिखते हैं. देयरफॉर दिस इज नोन एज ब्राउन लंग डिसीज. राइट, देन व्हाइट लंग. राइट, सो व्हेन एस्बेस्टस एंड डस्ट पार्टिकल्स एंटर आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रीचेस द लंग्स, और उससे यदि लंग्स की जो एल्यूवोली हैं वो व्हाइट कलर की होती हैं तो उसको ही क्या कहा जाता है? व्हाइट लंग डिसीज कहा जाता है. राइट, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन. राइट, और आप सब जो है अवेयर होंगे, हमको केवल और केवल एग्जाम के पर्पज से कौन से एक्ट्स हैं वो समझना है. तो व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन? द फर्स्ट इज बबलर. राइट, बबलर मेथड इज यूज्ड, क्योंकि बबलर मेथड से जो अमाउंट ऑफ SO2 है उसको हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो बबलर मेथड राइट, बबलर मेथड इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर. सेकेंड क्या हो जाएगा कि हमको जो व्हीकल्स हैं, राइट, व्हीकल्स स्पेशली जो फॉसिल फ्यूल वेस्ट, राइट, फॉसिल फ्यूल वेस्ट और या हाइड्रोकार्बन बेस्ड जितने भी व्हीकल्स हैं, ट्रेन्स हैं, राइट, उनके प्लेसेस पर हमको इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और जो CNG बेस्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि 56% ऑफ द एमिशन एंड 70% ऑफ द
nitrogen oxide are emitted by the diesel vehicles, right? Or we can say that vehicles based on the hydrocarbon and fossil fuel energy. साथ ही साथ जो फैक्ट्रीज हैं, सॉरी जो व्हीकल्स हैं, उनमें क्या होना चाहिए, फिल्टर्स का यूज होना चाहिए ताकि हार्मफुल सब्सटेंसेस को फिल्टर आउट किया जा सके। देन जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, जिसके तहत जो जितने भी व्हीकल्स हैं उनको मेंटेन किया जाना चाहिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एमिशन है वो इंक्रीज होता जाता है, इसीलिए विद इन 5 to 6 ईयर के स्पान में जो व्हीकल्स हैं वो चेंज हो जाने चाहिए। तो मोटर व्हीकल जो एक्ट 1988 है वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड होना चाहिए। साथ ही साथ जो चिमनीज हैं इंडस्ट्रीज की, तो उनकी जो एडिक्वेट हाइट, अगर चिमनीज की हाइट ज़्यादा होगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो अपर एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे। साथ ही साथ उनमें वैक फिल्टर्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, दिस मस्ट बी फोकस्ड, राइट। एंड जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा जो फिक्स किए जाते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। आल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट्स द एमिशन स्टैंडर्ड्स of vehicles to control the pollution emitted by vehicles through भारत स्टेज। तो जो भारत स्टेज है ये क्या होता है, इसके माध्यम से जो एमिशन स्टैंडर्ड है ये सेट किए जाते हैं ताकि इन्वायरमेंट में जो जितने भी व्हीकल्स हैं उनसे एमिशंस कम हो। जैसे वर्तमान समय में जो है BS4 चल रहा है, राइट, एंड जो है गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सी द VS6, राइट। तो VS6 जो व्हीकल्स हैं उनको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981, राइट। सो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, राइट। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 ये कब लाया गया है, 1981 में लाया गया है, जिसके माध्यम से जो व्हीकल्स से एमिशंस होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनसे निकलने वाले हार्मफुल गैसेस को कंट्रोल किया जाता है, और इसी वजह से किसी भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उसको NOC लेना होता है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, राइट। तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1987 में आया था। दिस वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 1981, और ये इनेक्टिव कब हुआ था, एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 मई 1981, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सफर एयर ऐप, राइट। नाउअडेज पीपल आर बीइंग अवेयर्ड, राइट, सो दैट जो एयर पॉल्यूशन है उसके बारे में लोगों को क्या किया जाए, अवेयर किया जा सके। आल्सो जो वो सिटीजन ऑफ द इंडिया हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए भी एक तरीके से अवेयर किया जा सके। फॉर दैट सफर एयर ऐप, अब जो सफर एयर ऐप है ये भी पॉल्यूशन के कंट्रोल में, राइट, या टू कंट्रोल द पॉल्यूशन सफर एयर ऐप प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। ये क्या है, सफर का मतलब क्या हुआ, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड क्या हो जाएगा, रिसर्च। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी, राइट, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इट वाज लॉन्च्ड इन 2016, और ये किसी भी पर्टिकुलर सिटी में 6 डिफरेंट कलर्स में वहाँ की एयर क्वालिटी को क्या करता है, बताता है। इट डिस्प्लेस द 6 डिफरेंट कलर्स फॉर एयर क्वालिटी, और ये किसी भी पर्टिकुलर सिटी में पॉल्यूशन लेवल को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। जैसे अगर कहीं पर जो पॉल्यूशन है वो 401 से 500 जो है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर 400 से 500 तक पहुंच जाती है तो वहां पर तो हेल्थ इमरजेंसी जो है अनाउंस कर दी जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सीरियसली इम्पैक्ट्स होज विच एग्जिस्टिंग डिसीजेस, राइट। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट कर देता है। तो 400 से 500 के बीच में है तो वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही सीवियर होती है, राइट। अगर 300 से 400 के बीच में है तो क्या होती है, पुअर होती है। 200 से 300 के बीच में AQI होती तो वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो पुअर होती है।
100 से 200 के बीच में होती है तो वहाँ की एयर क्वालिटी मॉडरेट होती है, 51 से 100 होती तो सेटिस्फैक्ट्री होती है, और 0 to 50 होती तो वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो क्या होती है, गुड होती है, राइट. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द एयर पॉल्यूशन, राइट, वी हैव स्टडीड द एयर पॉल्यूशन as well as pollution in depth. Now in upcoming lecture we will meet with new lecture. Till then, thank you.